तो आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 साइंस का महत्वपूर्ण एमसीक्यू को करेंगे। तो गाइस चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और गाइस कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखते हैं जो कि एग्ज़ाम में आने का चांस ज़्यादा रहता है जिसका। तो देखिए पहला वाला प्रश्न है, क्षण चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो गाइस जो क्षण चुंबक होता है तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा कैसा होता है। तो गाइस ये नहीं पूछा कि क्षण चुंबक में अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा, ऐसा नहीं पूछा गया है, मतलब बाहर की ओर हमें बताना है। तो देखिए गाइस ये क्षण चुंबक है और यहाँ पर गाइस इसको मान लेते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव है और ये गाइस इस तरफ दक्षिणी ध्रुव है। तो गाइस हमें पता है जो क्षण चुंबक होते हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं, नीचे में भी वैसे जाएगा। तो गाइस इस कारण इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तो वो हो जाएगा, देखिए पहला तो ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, तो गाइस यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो गाइस फिर देखिए प्रश्न संख्या 2 को। तो इसमें क्या पूछा गया है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम से यदि मध्यम विद्युत धारा तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है तो अंगूठा किसकी दिशा को दर्शाएगा। तो गाइस देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए है चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर सी है चालक और ऑप्शन नंबर डी है गाइस चालक पर लगने वाला बल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तो वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चालक पर लगने वाला बल की दिशा को दर्शाता है कौन, अंगूठा। फिर देखिए गाइस प्रश्न संख्या 3। तो इसमें क्या पूछा गया है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाना किसका कारण है। तो गाइस देखिए यहाँ पर मान लेते हैं मानव नेत्र है, तो गाइस देखिए यहाँ पर ये वाला वस्तु को भी मानव नेत्र आसानी से देख लेते हैं और थोड़ा सा दूर अगर वही वस्तु को रख देंगे तो उसको भी देख लेते हैं। तो ऐसा क्यों हो पाता है गाइस, क्योंकि जो अभिनेत्री लेंस है हमारे मानव नेत्र में जो लेंस लगा हुआ है या फिर बोल सकते हैं लेंस है उत्तल लेंस, तो वो क्या करता है फोकस दूरी को समायोजित करता है, कभी कम बेसी करता रहता है। तो ये किसके कारण संभव हो सकता है या फिर बोल सकते हैं इसका कारण क्या है, तो समंजन क्षमता। तो गाइस ये जो क्षमता होता है तो उसको समंजन क्षमता कहते हैं और ऐसा हो पाना समंजन के कारण होता है ऐसा। तो गाइस फिर देखिए अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो जो अभिनेत्र लेंस है तो उसका फोकस दूरी परिवर्तित कैसे होता है, पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभि द्वारा, परितारिका द्वारा। तो गाइस जो फोकस दूरी होता है तो वो पक्षमाभि पेशी चेंज करता रहता है, परिवर्तन करता रहता है, क्योंकि गाइस देखिए ये मान लेते हमारा अभिनेत्र लेंस है और इसके ऊपर गाइस रहता है पक्षमाभि पेशिया, जो क्या करता है ये जो लेंस है तो इसको कभी मोटा करता है कभी पतला करता है, तो ये वाला काम करता है कौन, पक्षमाभि पेशी। तो इसमें पक्षमाभि द्वारा लिखा है तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। तो गाइस देखिए विद्युत शक्ति का फॉर्मूला पूछा गया है और इसमें देखिए पहला ऑप्शन है I²R, फिर दूसरा ऑप्शन है IR², R मतलब प्रतिरोध है गाइस और I का मतलब विद्युत धारा। फिर तीसरा ऑप्शन है सी नंबर VI, फिर चौथा ऑप्शन है डी नंबर V²/R। तो गाइस हमें बस इसके लिए एक ही फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, P = VI। तो देखिए भी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मतलब ये वाला तो सही है ही और इसमें पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। तो देखिए भी बराबर गाइस होता है, कलर चेंज करके लिखते हैं,
तो भी बराबर होता है आई आर, ऐसा होता है। तो भी की जगह हम लोग आई आर रख देंगे। तो देखिए भी की जगह आई आर रखेंगे और यहाँ पर आई था, तो आई इंटू आई, तो आई स्क्वायर हो जाएगा, तो आई स्क्वायर आर, ऐसा हमें देखने को मिलेगा। मतलब ऑप्शन ए भी सही है। तो फिर देखिए अभी हम लोग भी के जगह मान रख के देखिए, अभी हम लोग क्या करेंगे, आई की जगह मान को रखेंगे। तो हमें वही पता है भी बराबर होता है आई आर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ये आर भी के नीचे आ जाएगा, तो भी बटा आर, ऐसे आई बराबर भी बटा आर। तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, इस आई के जगह भी बटा आर को रख देंगे। तो ऐसे भी गुना भी स्क्वायर बटा आर। तो गाइस ये वाला भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है तो ये भी सही है। तो इसमें गलत पूछा गया है, तो इसमें गलत हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, जो कि गलत है, आई आर स्क्वायर। क्योंकि देखिए सही में कौन कौन सा सही हम लोग देखें, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो गाइस फिर दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट और 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितना होती है। तो गाइस देखिए इसमें क्या पूछा गया है, इसमें सबसे पहले तो दिया गया है P1, मतलब पहला वाला स्थिति में गाइस जो शक्ति दिया गया है तो वो 100 वाट का दिया गया है, और जो विभवांतर है गाइस V1 तो वो 220 वोल्ट दे रखा है। जब इसे इतना वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसका उपभुक्त शक्ति, तब गाइस इसका जो शक्ति है तो वो क्या रहेगा, मतलब गाइस इसमें जो विद्युत धारा है तो वो एक तरफ से देखा जाए तो स्थिर रह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये P1 V1 दिया गया है और दूसरा V2 दिया गया है। V2 कितना है, 110 वोल्ट। तो गाइस हम लोग P1 बराबर होता है, देखिए P बराबर कितना होता है, P बराबर होता है V गुना R आई, ऐसा होता है। तो इस कारण गाइस P1 बराबर V1 गुना आई, मतलब जो विद्युत धारा है गाइस उसको हमें स्थिर रखना है। इसमें विद्युत धारा चेंज हो रहा है तो ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो गाइस हमें P1 का मान रख देना है। तो देखिए P1 का मान 100 वाट है, और जो विभवांतर है तो उसका जो मान है तो वो है 220 वोल्ट, और गुना में आई, तो आई बराबर 100। देखिए जो 220 है तो इस तरफ जाएगा और नीचे आ जाएगा 100 बटा 220, तो ऐसा है, मतलब 10 बटा 22 आया। तो गैस इसको जैसे वैसे रहने देंगे, 10 बटा 22 एम्पियर ऐसे आया। तो गैस अभी दूसरा स्थिति दिया गया है जिसमें जो विभवांतर है V2 है तो वो दे रखा है 110 वोल्ट। तो गैस हम लोग निकाल सकते हैं शक्ति। तो देखिए P बराबर VI होता है, तो यहाँ पे P2 पहला तो शक्ति ये दिया गया था। तो अभी गैस जब हम लोग विभवांतर में परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये शक्ति भी थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ऐसा, तो यहाँ पे V2 लिख देंगे। तो P2 बराबर, P2 का मान हमें निकालना है, शक्ति का मान निकालना है। तो V2 गाइस कितने 120 गुना ये 10 बटा 20 ऐसा हो गया। तो गाइस देखिए अब हमें क्या करना है, अब हम ये 110 को कैसे लिख सकते हैं, P2 बराबर 110 को गाइस ऐसे लिख सकते हैं 11 गुना 10, और आई का मान तो 10 बटा 22 था, ऐसा ऐसे लिख सकते हैं गाइस। तो देखिए 11 से 22 दो बार में गया, फिर देखिए गाइस 2 से ये जो 10 है तो ये 5 बार में चले गया, तो 5 गुना 10 50 वाट हो गया। तो गैस इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तो वो हो जाएगा 50 वाट। देखिए ये वाला ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो गैस फिर देखिए प्रश्न संख्या 7, निकट दृष्टि दोष का कारण
कारण है। तो गाइस देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ना। तो गाइस जो अभिनेत्र लेंस है तो उसका वक्रता बढ़ जाता है। फिर दूसरा है कारण फोकस दूरी का घटना। तो गाइस निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि हमें निकट का वस्तु बहुत अच्छा से दिखता है और दूर का वस्तु ठीक प्रकार से नहीं दिखता। और ये कब होता है, जब जो वस्तु है तो वो रेटिना पर नहीं बन के रेटिना से थोड़ा आगे बनता है, तो ये तब होता है। तो इसका सबसे पहले ड्राइंग बना लेते हैं गाइस। तो ये अभिनेत्र लेंस मान लेते हैं और यहाँ पर गाइस कोई वस्तु है। देखिए यहाँ पर मान लेते कोई वस्तु है। तो गाइस वो जो वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना से आगे बनेगा। तो इस प्रकार गाइस उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर बन रहा है गाइस वस्तु का प्रतिबिंब। फिर देखिए गाइस यहाँ पर क्या होता है, ये तो दो स्थितियों में हो जाएगा, ऐसा हमें देखने को मिलेगा। या तो गाइस अभिनेत्र लेंस की जब वक्रता बढ़ जाता है, मतलब मान लेते पहले इतना यहाँ पर था ये रेटिना, फिर गाइस इसका वक्रता बढ़ जाएगा तो ये थोड़ा गोल हो जाएगा और पीछे की ओर बढ़ जाएगा, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, जो वस्तु है आगे बनेगा और रेटिना पीछे है, तो ऐसा हमें देखने को मिलेगा। दूसरा क्या होगा, फोकस दूरी का घटना। तो गाइस जब फोकस दूरी घट जाता है इस लेंस का, तो देखिए फोकस दूरी बढ़ेगा तो थोड़ा दूर में बनेगा वस्तु, जब घटेगा तो थोड़ा सामने बनेगा वस्तु का जो प्रतिबिंब है, तो ऐसा हमें देखने को मिलेगा। और फिर तीसरा है गाइस नेत्र गोलक का लंबा होना। तो गाइस अगर अच्छा रुकिए, यहाँ पर गाइस अगर नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, मतलब इस पहले मान लेते हैं इस प्रकार गाइस गोल था और यहाँ पर क्या हो रहा था, प्रतिबिंब बन रहा था, और गाइस अभी मान लेते ये थोड़ा बढ़ के पीछे की ओर चल गया, ऐसा मान लेते। तो उस स्थिति में क्या होगा, प्रतिबिंब आगे बनेगा और रेटिना पीछे चल जाता है, ऐसा है। और गाइस ऊपर में जो अभिनेत्र लेंस की वक्रता, ये वक्रता का बढ़ना, तो देखिए जब अभिनेत्र लेंस का वक्रता बढ़ता है, अभिनेत्र लेंस मतलब गाइस जब उत्तल लेंस का वक्रता बढ़ता है, पहले पतला लेंस था मान लेते हैं, और पतला लेंस का जो फोकस दूरी होता है तो वो ज्यादा होता है। और गाइस जब ये मोटा हो जाएगा तो उस स्थिति में इसका फोकस दूरी घट जाएगा, तो ऐसा हमें देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब गाइस वो था, गलती से हम इसका वालों को उसमें बता दिए थे। तो गाइस देखिए इतना दूर तक क्लियर हो गया है। तो गाइस इससे क्या पता चलता है कि अगर अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता है तो अगर वो बढ़ जाता है तो उस स्थिति में भी क्या होगा, फोकस दूरी घट जाएगा और जो प्रतिबिंब है तो वो रेटिना से आगे बनेगा, रेटिना पर नहीं बनेगा। फिर दूसरा है फोकस दूरी का घटना। अगर फोकस दूरी घट जाता है तो उस स्थिति में वैसे प्रतिबिंब बनेगा, रेटिना पर नहीं बनेगा। फिर तीसरा है नेत्र गोलक का लंबा होना, तो इसमें भी रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो गाइस निकट दृष्टि दोष का कारण ये सभी है, तो इस कारण इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तो वो हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो गाइस अभी फिर देखिए प्रश्न संख्या 8, दीर्घ दृष्टि दोष का कारण है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक होना, तो देखिए ठीक उसका उल्टा है। अगर अभिनेत्र लेंस का फोकस दूरी काफी ज्यादा हो जाएगा तब फिर देखिए नेत्र गोलक का छोटा होना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घटना। तो गाइस इसको समझते हैं, इसको भी ड्राइंग बनाते हैं हम लोग। तो गाइस देखिए यहाँ पर इसका ड्राइंग बना लेंगे और यहाँ पर मान लेते हैं कोई वस्तु है, तो वस्तु से इस प्रकार गाइस अच्छा प्रकाश का जो कलर है तो वो चेंज करते हैं। तो वस्तु से इस प्रकार प्रकाश आएगा और ये गाइस इसका जो प्रतिबिंब है तो वो रेटिना के पीछे बनता है, इस प्रकार यहाँ पर बनेगा। तो गाइस रेटिना के पीछे बनता है, तो इसी को हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं, जिसमें गाइस हमें क्या देखने को मिलता है, दूर का वस्तु गाइस बहुत अच्छा से दिखेगा पर जो सामने का वस्तु है तो वो हमें दिख नहीं पाता है।
ठीक से। तो देखिए अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक होना। तो गाइस अगर अभिनेत्र लेंस का फोकस दूरी कब ज़्यादा होगा, देखिए यहाँ पर एक लेंस पतला मानते हैं और दूसरा लेंस गैस मोटा मानते हैं, ठीक। तो गैस जो मोटा लेंस होता है तो उसका फोकस दूरी क्या होता है, कम होता है। जो पतला लेंस होता है तो उसका फोकस दूरी ज़्यादा होता है। तो गैस जब फोकस दूरी ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या होगा, रेटिना के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, तो ऐसा हमें देखने को मिलेगा। फिर दूसरा नेत्र गोलक का छोटा होना। तो गैस अगर नेत्र गोलक मान लेते पहले इतना था, ठीक। तो गैस अगर वो छोटा हो जाता, इतना हो जाता है, तो क्या होगा, यहाँ पर तो प्रतिबिंब बन रहा था, छोटा होने पर रेटिना के पीछे प्रतिबिंब हमें बना हुआ दिखेगा। तो एक तो ये है। फिर देखिए अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घटना। तो गैस देखिए जो अभिनेत्री लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, अगर वो मोटा होगा तो उसका फोकस दूरी घट जाता है, और अगर वो पतला हो जाएगा, वक्रता कम हो जाएगा उसका, तो उसका फोकस दूरी बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा फोकस दूरी है, इसी कारण जो प्रतिबिंब है तो वो दूर बन रहा है, काफ़ी रेटिना के पीछे है इनफैक्ट बन रहा है। तो इस कारण गाइस इसका जो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो दीर्घ दृष्टि दोष होते हैं तो उसका कारण एक तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक होना, ये भी है, नेत्र गोलक का छोटा होना, ये भी है, और तीसरा है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घटना। तो इस कारण गाइस इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो फिर देखिए गाइस प्रश्न संख्या 9, इसमें क्या पूछा गया है, किसी दर्पण से आप चाहे कितने ही दूर पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः वो दर्पण है। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, कोई भी दर्पण चाहे वो उत्तल हो अवतल हो वो हमें नहीं पता है, पर ऐसा कोई दर्पण का नाम बताने बोल रहा है गाइस जहाँ पर आप लोग जितना भी दूरी पर खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब क्या बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक। तो ऐसे गाइस बोला गया है। तो देखिए प्रतिबिंब सीधा किस किस टाइम बनते हैं, केवल समतल, जब हम लोग समतल दर्पण लेंगे, क्या बस समतल दर्पण में ही सीधा प्रतिबिंब बनता है, या फिर केवल अवतल दर्पण में ही बनता है, या फिर केवल उत्तल दर्पण में ही बनता है, या फिर गाइस समतल और उत्तल दर्पण दोनों में सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो गाइस इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि समतल और उत्तल दर्पण दोनों में ही सीधा प्रतिबिंब हमेशा बनता है। अब 10 नंबर वाला प्रश्न देखिए क्या लिखा है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस इसमें दूरियां होगा, दूरियां, तो ये है -15 सेंटीमीटर है। तो गैस एक तो गोलीय दर्पण दिया गया और दूसरा एक गोलीय लेंस दिया गया, पतला गोलीय लेंस। तो इसमें बताया नहीं गया है कि उत्तल लेंस दिया है या अवतल लेंस दिया है, ये और गैस उत्तल दर्पण दिया है या अवतल दर्पण दिया है। तो ये हमें बताना है कि दर्पण कौन सा होगा कि उसका फोकस दूरी ऋणात्मक चिन्ह आएगा, मतलब माइनस में आएगा, -15 सेंटीमीटर होगा। और गैस हमें ये भी बताना है कि कौन सा गोलीय लेंस है, उत्तल लेंस या अवतल लेंस, कि उसका फोकस दूरी माइनस में आए। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है, ठीक। तो गाइस इसमें ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो दोनों अवतल लेंस है, तो ये पहला ऑप्शन है। दूसरा दोनों उत्तल लेंस है। फिर तीसरा है दर्पण अवतल और लेंस उत्तल है। फिर गैस दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल है। तो गैस आपको एक चीज़ याद रखना है, जो उत्तल लेंस या फिर दर्पण, ये दोनों ही गाइस क्या हमें देखने को मिलता है, ये दोनों का ही फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। तो गाइस उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों का फोकस दूरी हमें देखने को मिलेगा धनात्मक। तो उत्तल आएगा तो उसका फोकस दूरी हमेशा धनात्मक रहेगा, लेंस में भी और दर्पण में भी। और गाइस चाहे हम लोग अवतल लेंस ले या फिर गाइस चाहे हम लोग अवतल दर्पण ले, तो उसका जो फोकस दूरी हो जाता है गाइस तो वो हो जाता है ऋणात्मक। तो इसी कारण गाइस इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा तो वो हो जाएगा दोनों अवतल है,
ठीक, तो गैस दर्पण में भी अवतल रहेगा। अगर हम लोग अवतल दर्पण लेंगे तो उसका फोकस दूरी हमें माइनस में देखने को मिलेगा, ऋणात्मक देखने को मिलेगा। और गैस अगर हम लोग अवतल लेंस भी लेंगे तो भी हमें माइनस में ही उसका फोकस दूरी देखने को मिलेगा। तो चलिए समझ भी लेते हैं ड्राइंग के माध्यम से। तो गैस ये लेंस का बात कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे मान लेते हैं अनंत में है, तो यहाँ से इस प्रकार किरण आया गैस और इस प्रकार गैस ये फैल जाता है। फिर इसको नीचे की ओर बढ़ाएंगे पीछे की ओर, तो यहाँ पर गैस प्रतिबिंब बनता हुआ हमें दिखेगा। तो गैस देखिए, हमें पता है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या देखने को मिलता है, एक्स डैश और एक्स अक्ष में अगर कोई भी दूरी लेंगे गैस, इस तरफ अगर कोई भी दूरी अगर रहता तो वो धनात्मक रहता, और इस तरफ कोई भी दूरी रहने से वो ऋणात्मक रहेगा। तो इस तरफ गैस यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो गैस हमें केंद्र से इस प्रतिबिंब तक का दूरी गैस हमें फोकस दूरी देखने को मिलेगा। कैसे, देखिए ये जो किरण है तो गैस वो अनंत से आ रहा है, तो वो कहाँ पर मिलेगा एक दूसरे से, ये किरण तो गैस वो मुख्य फोकस पर मिलेगा। और केंद्र से मुख्य फोकस तक का दूरी गैस होता है फोकस दूरी। तो इसी कारण गैस हमें जो यहाँ पर फोकस दूरी मिलेगा अवतल लेंस में तो वो मिलेगा ऋणात्मक। तो गैस अभी हम लोग अवतल दर्पण का बात करते हैं। तो यहाँ पर गैस ये क्या है, अवतल दर्पण। यहाँ पर गैस हम लोग फिर से वही अनंत पर रखेंगे जो हमारे बीम है, तो उसको फिर यहाँ से प्रकाश आएगा और फिर ये प्रकाश इस प्रकार मिलेगा। देखिए यहाँ से होता हुआ ये मिलेगा ये वाले बिंदु में। तो इस बिंदु में गैस बनेगा प्रतिबिंब। तो इस बिंदु में प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ पर मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बनता है। अगर कोई भी किरण अनंत से आता हो तो गैस वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस पर मिलता है। और केंद्र से, अच्छा वहाँ पर गैस केंद्र था और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गैस ध्रुव है। तो ध्रुव से मुख्य फोकस तक का दूरी गैस क्या कहलाएगा, फोकस दूरी कहलाएगा। तो इतना दूर है, तो देखिए अगर हम लोग कार्तीय चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करेंगे तो इस तरफ हो जाएगा माइनस का और इस तरफ हो जाएगा प्लस का। ठीक, तो इस कारण गैस हमें क्या देखने को मिलेगा, जो फोकस दूरी है तो गैस वो हमें मिलेगा ऋणात्मक देखने के लिए। तो इस कारण गैस इसका सटीक उत्तर हो जाएगा दोनों अवतल लेंस, और दोनों ही अवतल होंगे चाहे वो लेंस हो या फिर दर्पण हो। फिर देखिएगा इस प्रश्न संख्या 11, वायु का अपवर्तनांक क्या है। तो वायु का गैस हम लोग नॉर्मली अपवर्तनांक 1 को लेकर चलते हैं, पर इसका रियल वाला जो अपवर्तनांक होता है तो वो होता है 1.003। ये इस वायु का अपवर्तनांक होता है, जो कि गैस आपकी किताब में भी दिया गया है। तो फिर देखिए लेंस का केंद्रीय बिंदु कहलाती है। तो गैस यहाँ पर हम लोग अवतल और उत्तल लेंस दोनों का ही देखते हैं। तो इसका जो केंद्रीय बिंदु है गैस वो क्या कहलाता है, तो वो प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में प्रकाशिक केंद्र दिया गया, तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र। फिर गैस फिर प्रश्न संख्या 13, किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं। तो हम लोग लेंस बनाते हैं तो गैस हम लोग उत्तल लेंस के माध्यम से समझते हैं। देखिए उत्तल लेंस इस प्रकार है, ये इसका एक परावर्तक पृष्ठ, ये दूसरा वाला परावर्तक पृष्ठ। तो गैस देखिए जो वक्रता केंद्र होता है, ये जो परावर्तक पृष्ठ है तो ये किसी गोले का भाग होगा, और उसी प्रकार गैस ये वाला जो परावर्तक पृष्ठ रहेगा तो वो भी किसी गोले का एक भाग रहा होगा। तो उस गोले का जो केंद्र है तो उसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसके लिए ये वाला केंद्र मान लेते हैं और इसके लिए ये वाला है। तो ये गैस क्या है, हमें क्या देखने को मिलेगा, केंद्र। तो यहाँ पर गैस दो वक्रता केंद्र से जो रेखा, जो एक काल्पनिक रेखा हम लोग खींच रहे होते हैं, देखिए इसको इस प्रकार बनाते हैं। यहाँ पर एक वक्रता केंद्र है, यहाँ पर एक वक्रता केंद्र है, और इन दोनों वक्रता केंद्र से जो हम लोग एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे तो उसको क्या कहते हैं, तो ये पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन ए है प्रकाशिक केंद्र, ऑप्शन बी है द्वारक, ऑप्शन सी है मुख्य अक्ष, ऑप्शन डी है वक्रता केंद्र।
तो गैस इसका जो उत्तर हो जाएगा तो वो है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष कहते हैं उसको। दोनों वक्र लेंस में दोनों वक्रता केंद्र से जो गुजरने वाला रेखा है, काल्पनिक रेखा, तो उसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। तो गाइस फिर देखिए प्रश्न संख्या 14, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो यह। तो गाइस जब कोई भी प्रकाश सघन माध्यम से जाएगा, यहाँ पर मान लेते सघन माध्यम है और नीचे में मान लेते हैं विरल माध्यम है। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, यहाँ पर अभिलंब बनाते हैं, तो गाइस उस समय क्या होते हैं, देखिए पहले अभिलंब बनाते हैं और फिर गाइस प्रकाश बनाएंगे ना। तो ये अभिलंब बना दिए और गाइस सब बनाते प्रकाश। तो इस प्रकार गाइस सघन माध्यम में था और इस प्रकार ये विरल माध्यम में गया। तो इस स्थिति में गाइस हमें क्या देखने को मिलेगा कि विरल माध्यम में जब ये प्रकाश जाता है तो वो अभिलंब से दूर हट जाता है, मतलब फैल जाता है। विरल माध्यम में काफी जगह रहता है तो वो फैल जाएगा। तो इस कारण गाइस इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तो वो अभिलंब से दूर हटेगा। अभिलंब से दूर हट जाता है और इसका मतलब वो फैलता है। फिर गाइस दूसरा 15 नंबर वाला जो प्रश्न है तो वो है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो यह। तो गाइस जब कोई भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो हमें क्या देखने को मिलता है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मान लेते विरल माध्यम है ऊपर में और नीचे में मान लेते सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश गाइस सबसे पहले अभिलंब बना देते तो उससे ज़्यादा पता चलता है। तो देखिए यहाँ पर गाइस हम लोग प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब भेजेंगे तो वो अभिलंब की ओर झुक जाता है, मतलब सघन माध्यम में उतना जगह नहीं रहता तो इस कारण वो झुक जाएगा अभिलंब की दिशा में, उतना फैल नहीं पाता है। बल्कि गैस जितना फैला हुआ रहता है उससे भी ज़्यादा झुक जाता है। तो देखिए इस कारण इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिलंब की ओर झुकेगा। फिर गाइस देखिए 16वां प्रश्न क्या है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो गाइस जो उत्तल लेंस या फिर उत्तल दर्पण होता है तो उसका फोकस दूरी हमेशा होता है धनात्मक। तो इस कारण इसका सही उत्तर हो जाएगा धनात्मक। फिर गाइस देखिए प्रश्न संख्या 17, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो गाइस हमें पता है R बराबर होता है 2F। ठीक, जहाँ पर जो R है तो वो वक्रता त्रिज्या है, F है गाइस फोकस दूरी। तो देखिए यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दिया गया है 20 सेंटीमीटर बराबर में 2F। तो यहाँ से गाइस 2 को नीचे भेज देंगे 20 का नीचे, तो F बराबर क्या हो जाएगा 20/2। तो 10 बार में कटेगा तो गाइस इसका उत्तर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो गाइस फिर देखिए प्रश्न संख्या 18, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसको देखते हैं। तो देखिए गाइस इसमें भी वही दिया गया है, वक्रता त्रिज्या दे रखा है 2 सेंटीमीटर और गाइस वक्रता त्रिज्या होता है 2F। तो 2 सेंटीमीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर बाद में लिखते हैं 2 और फिर F। तो F बराबर में गाइस 2/2 हो जाएगा, इस तरफ जाएगा तो बट्टा में आ जाएगा, तो 2 से 2, तो गाइस क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका इसका सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1 सेंटीमीटर। फिर देखिएगा इस प्रश्न संख्या 19, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ का केंद्र है, तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं ये गाइस हम लोग ले लिए अवतल दर्पण, तो इसका जो ये वाला केंद्र है तो इसको गाइस हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए है ध्रुव। फिर देखिए गाइस, और अगर गाइस ऐसा बोलता परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र को क्या कहते हैं, तो तब गाइस वक्रता केंद्र होता। तो गाइस फिर देखिए किसका अपवर्तनांक ज्यादा है, ऐसा होना चाहिए था।
तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, किसका अपवर्तनांक ज़्यादा है। तो क्या क्या दिया गया है, वायु, जल, केरोसिन, हीरा। तो गाइस अगर आप लोग अपने बुक का सारिणी को देखेंगे जो कि पाठ 9 में है, तो गाइस वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, वायु का अपवर्तनांक सबसे कम है, और जबकि गाइस जो हीरा है गाइस, तो इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है। तो इस कारण इसका सही उत्तर हो जाएगा हीरा। फिर देखिएगा, इस अवतल दर्पण से परावर्तित होकर किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर आकर मिलती है। तो गाइस अवतल दर्पण, चलिए देखते हैं, इसका ड्राइंग बना लेते हैं। तो गाइस ये मान लेते हैं अवतल दर्पण है, और यहाँ पर गाइस प्रकाश का किरणें आया, परावर्तित हुआ और एक बिंदु पर आकर मिल गया। तो इस बिंदु को गाइस हम क्या कहते हैं, तो ये पूछा गया, तो इसको हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये इसमें बिंदु के बारे में पूछा गया, तो इस कारण इसमें मुख्य फोकस हो जाएगा। अगर गाइस उस बिंदु का ध्रुव से दूरी पूछता तो फोकस दूरी होता। तो इस कारण इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य फोकस। फिर गाइस देखिए, पुतली की आकार को कौन नियंत्रित करता है। तो गाइस जो पुतली का आकार होता है तो उसको नियंत्रित करता है परितारिका। ऑप्शन पढ़ रहे हैं, परितारिका। फिर ऑप्शन बी है पुतली। तो पुतली खुद के आकार को खुद नियंत्रित नहीं करता है, ठीक। फिर देखिए ऑप्शन सी है पक्षमाभी मांसपेशियां। तो गाइस जो पक्षमाभी मांसपेशियां होता है तो वो अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता है तो उसको नियंत्रित करते हैं, कभी वक्रता को घटाते कभी बढ़ाते हैं, ऐसा है। और फिर गैस लेंस, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, पुतली के आकार को नियंत्रित करती है परितारिका। फिर देखिए एक पारदर्शी, इसमें पुतली होता, सॉरी पुतली नहीं, इसमें पतली है। देखिए एक पारदर्शी पतली सी झिल्ली जिससे प्रकाश नेत्र में प्रवेश करती है, तो गैस उसको कहते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए है कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी है रेटिना, ऑप्शन नंबर सी है पक्षमाभी मांसपेशियां, फिर ऑप्शन नंबर डी है लेंस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तो वो हो जाएगा कॉर्निया। फिर गाइस देखिए प्रश्न संख्या 24 क्या दिया गया है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण को अधिकांश परावर्तन कहाँ होते हैं। तो गाइस नेत्र में जब प्रकाश का किरण प्रवेश करते हैं तो तब गाइस हमें क्या देखने को मिलता है कि पहले अपवर्तन होता है। तो गाइस ये अपवर्तन कहाँ पर होता है ये पूछा गया है। तो गाइस देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तो वो होता है गाइस कॉर्निया, क्योंकि देखिए कॉर्निया जो नेत्र है तो उसका सबसे बाहरी पृष्ठ है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा जो अपवर्तन होता है प्रकाश का तो वो होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ में। तो फिर गाइस देखिए प्रश्न संख्या 25, दंत विशेषज्ञ द्वारा मरीजों की दांतों को देखने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण, ये इनमें से सभी। तो गाइस देखिए जो अवतल दर्पण होता है तो उसमें कोई भी अगर कोई छोटा सा वस्तु रहेगा ना गाइस तो उस वस्तु को काफ़ी बड़ा दिखाता है, वो किस में, अवतल दर्पण में। क्योंकि गैस अवतल दर्पण में छोटा वस्तु को बहुत छोटा भी दिखाता है, ऐसा भी स्थिति है। और दूसरा गैस एक छोटा सा वस्तु को काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखाना, ये भी एक स्थिति है, कहाँ पर, अवतल दर्पण में, ठीक। और गैस दूसरा है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में प्रत्येक बार गैस हमें क्या देखने को मिलता है, जो वस्तु है उस वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही बनता है उस वस्तु से, तो ये हमें देखने को मिलता है। जबकि गैस अगर हम लोग समतल दर्पण का बात करते हैं तो समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु है उतने बड़ा उसका प्रतिबिंब वैसे देखने को मिलता है। तो गैस दंत विशेषज्ञ मरीजों का दांत देखने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब है गाइस तो वो काफ़ी बड़ा दिखाई देता है।
तो इस कारण इसका ये सटीक उत्तर है। तो गाइस आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।